नमस्ते और इस नई विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज की हमारी इस चर्चा के लिए हमने जिन नोट्स का अध्ययन किया है ना, उनका विषय काफ़ी दिलचस्प है। इसका शीर्षक है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन एसेंशियल्स विद स्टैड प्रो। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे देख नहीं पाते। हाँ, तो हमारा मुख्य मिशन यह समझना है कि सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में, मतलब विशेष रूप से स्टैड प्रो जैसे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बहुमंजिला इमारतों का ढांचागत विश्लेषण कैसे किया जाता है, ताकि जो इमारतें बने वो पूरी तरह सुरक्षित और कुशल हों। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये असल में छात्रों और भविष्य के पेशेवरों के लिए वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने का एक सिमुलेशन टूल है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हम रोजाना अपने आसपास गगनचुंबी इमारतों को देखते हैं, बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उन्हें खड़ा रखने के पीछे की जटिल इंजीनियरिंग क्या है। एकदम सही, हम बस इमारत देखते हैं, उसके पीछे की प्रक्रिया नहीं। देखिए, मेरे पीछे जो बैकड्रॉप है ना, जिसमें एक बड़े शहर के आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स और किताबें रखी हैं, वो उसी अदृश्य इंजीनियरिंग का प्रतीक है। ये सब गणित और सिमुलेशन का खेल है। तो चलिए इस गणित को समझते हैं। हमारी नोट्स में सबसे पहले एक प्रोजेक्ट परिदृश्य दिया गया है, एक G+5 आवासीय इमारत का मॉडल। G+5 यानी ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 5 मंजिलें, कुल मिलाकर 6 स्तर, जिन्हें सॉफ्टवेयर में मॉडल किया जाना है। हाँ, और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि स्टार्ट प्रो में किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत एक बिल्कुल खाली स्क्रीन से होती है। मतलब आपको एक डिजिटल ढांचा तैयार करना होता है, जिसे मॉडलिंग कहते हैं। बिल्कुल, आपको सॉफ्टवेयर को बताना होता है कि इमारत कितनी ऊंची है, उसकी ज्यामिति या ज्योमेट्री क्या है, ग्रिड की चौड़ाई क्या होगी और कॉलम्स कहाँ-कहाँ लगाए जाएंगे। और इसके बाद बारी आती है सेक्शंस तय करने की, हॉरिजॉन्टल बीम और वर्टिकल कॉलम के। हाँ, इसमें स्टार्ट प्रो की इनबिल्ट लाइब्रेरी बहुत काम आती है। उसमें दुनिया भर के स्टैंडर्ड सेक्शंस मौजूद हैं। लेकिन अगर इंजीनियर चाहे तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टम सेक्शन भी बना सकता है। इसमें पूरी आजादी मिलती है। ये तो हुई ढांचे की बात, लेकिन इसके बाद नोट्स में सामग्री की विशेषताओं या मटेरियल प्रॉपर्टीज पर बहुत जोर दिया गया है, जैसे कि सामान्य आवासीय इमारत के लिए M25 ग्रेड का कंक्रीट और FE 500 ग्रेड का स्टील। बिल्कुल, ये स्पेसिफिकेशन सॉफ्टवेयर में डालना कितना जरूरी है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि सॉफ्टवेयर अपने आप कुछ भी मानकर नहीं चलता। सामग्री की सही जानकारी देना इमारत की ताकत और टिकाऊपन के लिए सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण कदम है। मतलब अगर हम कंक्रीट और स्टील की सही प्रॉपर्टीज नहीं डालेंगे तो ढांचा सिर्फ खोखली लाइनों का एक जाल भर रहेगा। एकदम सही। जब आप मटेरियल प्रॉपर्टीज डालते हैं तभी सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि हर एक बीम और कॉलम का अपना वजन क्या होगा, उसका लचीलापन कितना होगा। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ज्योमेट्री और मटेरियल तय करने के बाद नोड्स हमें बताते हैं कि असली परीक्षा लोड्स के साथ शुरू होती है। लोड्स यानी इमारत पर पड़ने वाले अदृश्य बल। हाँ, जैसे सबसे पहले आता है डेड लोड। ये वो स्थिर बल है जो हमेशा रहता है, जैसे कि निर्माण सामग्री का अपना वजन, जैसे सॉफ्टवेयर सामग्री के आयतन और घनत्व के आधार पर खुद नाप लेता है। बिल्कुल। फिर आता है लाइव लोड, जो कि अस्थायी होता है, जैसे फर्नीचर, इमारत में रहने वाले लोग और वो चीजें जो इमारत में घूमती फिरती रहती हैं। ये पूरी तरह से इमारत के उपयोग पर निर्भर करता है। एक अस्पताल का लाइव लोड एक घर से बहुत अलग होगा। हाँ, ये तो है। और अंत में विंड लोड, जो हवा के दबाव के कारण लगने वाला गतिशील बल या डायनामिक फोर्स है, और इसे नापना काफी जटिल है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इमारत कहाँ बन रही है, उसकी ऊंचाई कितनी है और वहाँ के संबंधित बिल्डिंग कोड्स क्या कहते हैं। मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि ये सब अलग अलग लोड्स हैं, पर नोट्स में एक बहुत जरूरी चीज का जिक्र है, लोड कॉम्बिनेशंस। मुझे आपकी ये उत्सुकता बहुत अच्छी लगी। देखिए, अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो असली दुनिया में ये सारे लोड कभी भी अकेले अकेले काम नहीं करते। मतलब एक ही समय पर इमारत अपना वजन भी सह रही है, लोग भी अंदर है और शायद बाहर तेज तूफान भी चल रहा हो। बिल्कुल। इसलिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोड कॉम्बिनेशंस बनाना और उनका विश्लेषण करना सबसे अहम हिस्सा है। हम हर संभव बदतरीन स्थिति की जांच करते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है?
जब हमने सारा डेटा फीड कर दिया, सारे लोड्स लगा दिए, फिर क्या होता है? फिर शुरू होती है इमारत के एक्सरे की प्रक्रिया, यानी रनिंग स्ट्रक्चरल एनालिसिस। एक्स-रे, ये काफी दिलचस्प तुलना है। तो मतलब अब हम इस डिजिटल ढांचे पर दबाव डालकर देखते हैं कि वो कैसा बर्ताव करता है। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर अपनी सारी गणितीय ताकत लगाता है और हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम्स देता है। नोट्स में 2 मुख्य डायग्राम्स का जिक्र है। पहला है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हाँ, जो ग्राफिक रूप से दिखाता है कि भारी भार पड़ने पर बीम अपनी लंबाई के साथ कहाँ-कहाँ झुकने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा है शियर फोर्स डायग्राम, जो बीम पर लगने वाले शियर फोर्स यानी उसे काटने या खिसकाने वाले बल को दर्शाता है। ये डायग्राम्स कलर कोडेड होते हैं। एक इंजीनियर स्क्रीन देखकर ही समझ जाता है कि ढांचे का कौन सा हिस्सा खतरे में है या कमजोर है, बिल्कुल एक डॉक्टर के एक्सरे की तरह। और एक और चीज जो नोट्स में बताई गई है वो है नोडल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये जांचता है कि लोड पड़ने पर इमारत के जोड़ या नोड्स अपनी जगह से कितना हिल रहे हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत हिलना तो स्वाभाविक है, पर इसे एक तय सीमा के अंदर ही होना चाहिए, मिलीमीटर के कुछ हिस्सों तक, वरना इमारत अस्थिर हो जाएगी या गिर भी सकती है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और नोडल डिस्प्लेसमेंट की ये चेकिंग हमें सीधे डिजाइन और मेंबर चेकिंग के चरण में ले जाती है, जो कि इस पूरी प्रक्रिया का वास्तविकता परीक्षण है। हाँ, हमने देख लिया कि फोर्सेस कहाँ लग रही हैं। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे द्वारा लगाया गया कंक्रीट और स्टील उन फोर्सेस को सहने के लिए पर्याप्त है या नहीं। इसमें सबसे पहले बीम रीइंफोर्समेंट चेक आता है, यानी यह जांचना कि बीम में मौजूद सुदृढ़ीकरण या स्टील बार्स झुकाव और शियर फोर्स को रोक पाएंगे या नहीं। और उसके तुरंत बाद कॉलम डिजाइन वेरिफिकेशन। कॉलम्स को मैं इमारत की रीढ़ की हड्डी मानता हूं, क्योंकि वे ऊपरी मंजिलों का सारा भार सीधा नींव या फाउंडेशन तक ले जाते हैं। बिल्कुल। अगर स्टैटप्रो में डिजाइन चेक के दौरान कोई कॉलम फेल हो जाता है तो सॉफ्टवेयर उसे तुरंत लाल रंग से हाईलाइट कर देता है, ताकि इंजीनियर उसका साइज बढ़ा सके या स्टील की मात्रा बदल सके। लेकिन सुरक्षा और मजबूती से आगे नोट्स एक और पहलू पर बात करते हैं, सर्विसेबिलिटी चेक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ इमारत का तकनीकी रूप से खड़ा रहना ही काफी नहीं है, उसका आरामदायक होना भी उतना ही जरूरी है। मतलब सर्विसेबिलिटी चेक में हम किन चीजों की जांच करते हैं? इसमें मुख्य रूप से डिफ्लेक्शन और वाइब्रेशन की जांच की जाती है। वाइब्रेशन मतलब फर्श का हिलना? बिल्कुल। मान लीजिए एक इमारत तकनीकी रूप से सुरक्षित है, वो गिरेगी नहीं, लेकिन अगर उसमें चलने पर फर्श थोड़ा हिलता है या बीम लटकता हुआ दिखाई देता है तो वहां रहने वालों को कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत डर लगेगा, मैं शायद वहां रहना ही ना चाहूं। यही बात है, वो ढांचा साइकोलॉजिकली असुरक्षित हो जाता है। इसीलिए सर्विसेबिलिटी चेक सुनिश्चित करता है कि इमारत न सिर्फ मजबूत हो बल्कि इंसानों के रहने लायक और आरामदायक भी हो। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। अब चूंकि ये पूरा सिमुलेशन इतना व्यापक और जटिल है, हमारे नोट्स के अगले हिस्से में छात्रों द्वारा की जाने वाली आम गलतियों पर रोशनी डाली गई है, सीखने के दौरान आने वाली बाधाएं। ये शायद सबसे जरूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर केवल उतना ही अच्छा है जितना कि उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान। सही कहा। नोट्स में सबसे पहली चुनौती बताई गई है गलत सपोर्ट स्थितियां या इनकरेक्ट सपोर्ट कंडीशंस। अगर किसी कॉलम के बेस सपोर्ट को सॉफ्टवेयर में फिक्स्ड की बजाय गलती से पिंड सपोर्ट बता दिया गया तो पूरा मूवमेंट ट्रांसफर बदल जाएगा और पूरे विश्लेषण का परिणाम गलत हो जाएगा, जो असल दुनिया में बहुत खतरनाक हो सकता है। और दूसरी आम गलती है लोड मिसकैलकुलेशन, यानी लोड की गलत गणना करना। जैसे बिल्डिंग कोड्स का सही से पालन न करना या विंड स्पीड गलत डाल देना। सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि आप किस शहर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, आप जो डेटा डालेंगे वो उसी पर काम करेगा। और एक और गलती जिसका जिक्र है, वो सुनने में बहुत छोटी लगती है पर उसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इकाइयों में असंगति या यूनिट इनकंसिस्टेंसी। ओहो, ये तो बहुत ही आम समस्या है। मीटर और मिलीमीटर जैसी मापन इकाइयों में गड़बड़ी करना। मतलब अगर स्टैड प्रो की डिफ़ॉल्ट यूनिट मीटर में है और इंजीनियर ने 1.5 मीटर लंबे बीम की लंबाई मिलीमीटर समझकर 5000 डाल दी तो सॉफ्टवेयर 5000 मीटर लंबे बीम का विश्लेषण करने लगेगा। बाप रे, 5000 मीटर का बीम! इससे एक जरूरी सवाल उठता है। इन गलतियों से पता चलता है कि एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर भी तभी काम आता है जब उसे इस्तेमाल करने वाले इंजीनियर की सोच और गणना सटीक हो। वो कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। बिल्कुल।
सूचनाओं के इस भारी प्रवाह में आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग ही एक इंजीनियर का सबसे बड़ा हथियार है। अंधाधुंध सॉफ्टवेयर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही सटीक बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सारांश निकालें तो हमने देखा कि स्टैड प्रो के जरिए ये सफर कितना विस्तृत है। एक खाली कंप्यूटर स्क्रीन से शुरू होकर हाँ, खाली स्क्रीन से लेकर M25 कंक्रीट और FE500 स्टील की जानकारी डालने तक, फिर विभिन्न लोड का परीक्षण करने और अंततः एक सुरक्षित G+5 इमारत का डिजाइन तैयार करने तक। यह वाकई में एक अद्भुत प्रक्रिया है और श्रोताओं के लिए इसका महत्व बहुत गहरा है। मैं भी यही सोच रही थी, इस ज्ञान की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। अगली बार जब कोई भी व्यक्ति किसी बहुमंजिला इमारत या शॉपिंग मॉल में कदम रखेगा तो मुझे उम्मीद है कि उसे एहसास होगा। किस बात का एहसास? यही कि उस शांत और सुरक्षित दिखने वाले ढांचे के पीछे इंजीनियरों की अदृश्य गणनाएं और स्टैड प्रो जैसे सॉफ्टवेयर के जटिल सिमुलेशंस दिन रात काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हम असल में अदृश्य इंजीनियरिंग के भरोसे सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा, कुछ ऐसा जो हमारे आज के विषय पर आधारित तो है लेकिन सोचने का एक नया दायरा खोलता है। जरूर, मैं सुनना चाहूंगी। हमने स्टैड प्रो में विंड लोड और लाइव लोड की गणना करने के लिए मौजूदा बिल्डिंग कोड्स और ऐतिहासिक डेटा के इस्तेमाल पर बात की। हाँ, कि कोड्स के अनुसार डेटा फीड किया जाता है। लेकिन जिस तेजी से जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के मिजाज और हवाओं का दबाव अप्रत्याशित रूप से बदल रहा है, तूफानों की तीव्रता बढ़ रही है। हाँ, मौसम तो बहुत तेजी से बदल रहा है। तो क्या भविष्य में हमारे सॉफ्टवेयर में फीड किए गए ये ऐतिहासिक बिल्डिंग कोड्स और बुनियादी लोड कॉम्बिनेशंस एक सुरक्षित इमारत की गारंटी दे पाएंगे, या फिर बदलते पर्यावरण के इस नए युग में हमें इन पूरे मानकों को सिरे से फिर से लिखना होगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या हमारे पुराने कोड्स भविष्य के तूफानों के लिए तैयार हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में हर इंजीनियर को खोजना होगा। इस शानदार और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं को भी इस विस्तृत पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।